हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल द ऑनलाइन स्टडी कैप्सूल। मैं रुचि सोनी आपके लिए इतिहास का न्यू टॉपिक लेके आई हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया है कि कौन कौन से वैज्ञानिकों ने उसके उत्खनन किया है, किन किन वैज्ञानिकों ने उसका योगदान रहा है और इसका हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे खोजी गई उस वीडियो में मैंने बताया। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। जिन किसी ने भी ये वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकती हैं, ठीक है। अब आपको मैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बता रही हूँ इस वीडियोस में कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या था, उसका विस्तार क्या रहा, उसका क्षेत्रफल, उसमें कहाँ उस जगह से क्या क्या चीज़ें अपने को मिली हैं, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। तो अब आपको मैं इंटरेस्टिंग वे में समझाने की कोशिश करती हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका कालक्रम देखते हैं अपने कि C14, इसको बोलते हैं कार्बन 14। इसको इसलिए कहते हैं कि वैज्ञानिकों के अनुसार जिन चीजों का कालक्रम होता है वो कार्बन से ही मापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। जैसे कार्बन होता है C12, एक होता है कार्बन C14, ठीक है। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि कार्बन C12 C14 क्या होता है, तो आगे थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट ओवरव्यू दे रही हूँ कि जिन चीजों का यानी कि कार्बन जो भी चीजें बनी होती हैं अपनी, यहाँ तक कि मार्कर भी ले लीजिए, फिर बोर्ड भी ले लीजिए, सब कुछ जिन चीजें बनी होती हैं कार्बन की बनी होती है। किसकी? सजीव और सजीवों में जितनी भी चीजें बनी होती है वो कार्बन से मिलकर बनी होती है। जो चीजें सजीव कैसे कह सकते हैं, जो चीजें आपने कहा मैम ये मार्कर कैसे हो सकते हैं, तो आपको मैं समझा देती हूँ कि मार्कर का जब तक यूज कर रहे हैं ये किसमें है, लिविंग थिंग्स में। अगर अपन ने इसका यूज करना छोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा, नॉन लिविंग। जब तक कि सजीव की अवस्था में है तो इसमें क्या रहता है C12 और इक्वल रहते हैं C14 की वैल्यू, ठीक है। C12 और C14 की वैल्यू इक्वल रहती है। जब चीजें यानी कि काफी समय के बाद यह दब गई है, गिर गई है, उसका कोई साक्ष्य नहीं मिला, काफी टाइम के बाद वो अपने को चीजें मिली है कहीं जमीन से खोजने के बाद, खुदाई के बाद में, तब उसमें क्या होती है, ये कार्बन C14 है ना, उसकी वैल्यू घटती रहती है। ये तो एकदम स्टैटिक रहती है, ये तो हमेशा स्टैटिक रहती है, ये चेंज होती रहती है। इसमें क्या होती है, कमी होती रहती है, डेफिशिएंसी होती रहती है। उसी तरह से वहां पे आपको मैं बता रही हूँ, जैसे कि ईंटें मिली हैं अपने को, मैंने बताया ना हड़प्पा सभ्यता की खोज किस कारण से हुई थी, ईंटों के कारण से। ईंटों से वजह से पता लगा कि वहां पे कोई ना कोई सभ्यता होगी। ईंटें हैं तो इसका मतलब वहां पे भी कोई ना कोई कारखाना रहा होगा या कोई नगर बना होगा। तो ईंटों पे तो क्या था, उससे पता लगा, उसका कालक्रम पता लगा कि C12 तो ठीक है, उसमें जितनी C14 की वैल्यू घटी होती है उसी वजह से उसका कालक्रम पता लगाया जाता है कि वो कितनी पुरानी चीजें हैं। उसी हिसाब से कार्बन 14, ठीक है, C14 के अकॉर्डिंग सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम बना गया है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया। कई वैज्ञानिकों ने अपने मतों के अनुसार कुछ अलग अलग डेट्स दी हैं, बट जो है मेन 2350 से लेकर 1750 ही माना गया है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखते हैं कि कहाँ कहाँ जाना है। सबसे पहले इसका विस्तार जो है भारत में ज्यादा मिला है, उसके बाद पाकिस्तान में मिला है, उसके बाद अफगानिस्तान में मिला है, ठीक है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के ज्यादा साक्ष्य यानी कि स्थल खोजे गए हैं। कितने? सबसे ज्यादा खोजे गए। अफगानिस्तान में सबसे कम खोजे गए हैं। कितने? ओनली ऑन 2 खोजे गए हैं। वो कौन कौन सी है? मुंडी और सुतकोई,
ठीक है, मुंडी और सतुवे, ये चीजें होगी। संपूर्ण क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण, यानी कि ओनली और इंडिया नहीं, इंडिया से बाहर भी जहां जहां फैला हुआ है उसको काउंट करते हुए इसकी वैल्यू आती है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? लेकिन ऐसे नहीं है कि पहले जो खोज लिया उतना ही उसका क्षेत्रफल है। आज के वैज्ञानिक भी इसी जगह पे और भी खुदाइयां कर रहे हैं और वर्तमान में इसका क्षेत्रफल 16 से 17 लाख वर्ग किलोमीटर मेजरमेंट किए गए हैं। बिकॉज अभी तक 2800 स्थल न्यू और खोजे गए हैं। उस वजह से अगर नई चीजें मिली है तो उन्होंने भी तो स्थान ले लिया अपना, उन्होंने भी तो स्पेस ले लिया है, इस वजह से उसका ये हो गया है, इतना क्षेत्रफल हो गया है। बट अभी तक बुक्स जो है, पुरानी बुक्स वगैरह है, वो इसी को ही मान रही है। ठीक है, अभी 2 स्थल और खोजे गए हैं, जैसे हाल ही में तो और भी क्षेत्र खोजे गए हैं। भारत के मरुस्थल में कहाँ पे वैगईकोट नाम का एक नया क्षेत्र खोजा गया है। भारत के साथ साथ एक गुजरात में क्रीमशाही के नाम से भी एक स्थल खोजा गया है। इस तरह से नए नए स्थल खोजते जाते हैं तो इनका आकार बढ़ता जाता है। अब अपने आकार की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार पुरातत्व साक्ष्य के वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार। लेकिन अब इनके अंदर और भी स्थल आ रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं, और भी प्लेसेस इंक्लूडेड होते रहे हैं, तो इस वजह से इनका आकार कैसा हो रहा है? समचतुर्भुजाकार क्या हो रहा है? इनकी आकार हो रहा है। ठीक है, अब इतना बता दिया। अब अपने ये तो सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता का ओवरव्यू है, जैसे उनका कालक्रम बता दिया, विस्तार बता दिया आपको कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में है। भारत में क्या सबसे ज्यादा खोजे गए हैं, अफगानिस्तान में सबसे कम स्थान है। संपूर्ण क्षेत्रफल बता दिया, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में कितना है? 16 से 17 लाख। ठीक है, उनका आकार बता दिया है, त्रिभुजाकार है। लेकिन अब नए स्थल और खोजे जा रहे हैं, उनके कारण उसका आकार कैसा हो रहा है? समचतुर्भुजाकार हो रहा है। अब अपनी लिपि, यहाँ के स्थल, यहाँ पे क्या क्या चीजें खोजी गई, इसको आगे मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। पहले इसको मैं रब करती हूँ। नेक्स्ट अपना है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। कैसे सिंधु घाटी सभ्यता कैसे लिखी जाती थी आपको मैं बताती हूँ। कुछ इस तरह से। कैसे? इस तरह से, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ एंड, फिर यहाँ एंड, यानी कि ऐसे से चलती थी। इसको ये आपको कैसे लिख लिया? एक सांप की जैसे। तो इस लिपि को क्या नाम दिया गया? सर्पिलाकार। क्या नाम दिया गया? सांप की जैसे दिख रही है तो सर्पिलाकार। और ये लिपि वगैरह यहाँ ये भी थी, और कुछ लिपियां कैसे थी? इमोजी टाइप में थी, जैसे ऐसे, कोई ऐसे सर्पिलाकार कहा गया। और इसके साथ इस लिपि को भावचित्रात्मक भी कहा गया। भावचित्रात्मक कैसे? भाव का मतलब अपने इमोशनल, जैसे आपके सोशल मीडिया में जो इमोजीज आप व्हाट्सएप वगैरह पे या फेसबुक पे जो इमोजीज भेजते हैं, ऐसे हाय, हेलो, स्माइली, इस तरह से वो इमोजीज थे, ऐसे से इस तरह से इमोजीज थे। इसी हिसाब से उसको क्या कहा गया? भावचित्रात्मक लिपि कहा गया। सर्पिलाकार के साथ साथ भावचित्रात्मक लिपि भी बोला गया। और कुछ चीजें मिली, उनमें था कुछ मछलियों की जैसी भी थी, मछलियों के जैसे भी आकार के मिले, जैसे ये वाली ऐसे, इस तरह से। ठीक है, ये सारी चीजें, ये लिपि कैसे पता लगा कि उसकी सर्पिलाकार हो सकती है, भावचित्रात्मक या मछलियों जैसे का? ये कहाँ पे मिली? अपने जो वहां से खोजी गई ईंटों से, या वहां से जो खुदाइयों के बीच में निकले से कोई मृतभांड,
मृत भांडों में से ईंटें निकली, मृत भांड निकले, और कुछ जैसे कि मणके निकले, और भी चीजें जहां जहां खोजी गई अपनी जो जो चीजें निकली उन सभी पे ऐसे कुछ आकार बने हुए थे। उसी हिसाब से उस लिपि को क्या कहा गया, सक्रियाकार, भावचित्रात्मक। और कुछ यानी कि उस लिपि के अंदर कुछ जगह ऐसे ऐसे लिखे हुए वर्ड्स थे, अक्षर मिले जो कि ज्यादातर यू आकार के थे। कैसे? यू आकार के बने हुए थे। ठीक है, इस लिपि को नेक्स्ट, इस लिपि को अपनी क्या बोलते हैं, ब्रूस्टोफेदस या ब्रूस्टोफेडन इंग्लिश में ये बोला जाता है। इसका मतलब क्या? ऐसी लिपि जो दाएं से बाएं यानी राइट टू लेफ्ट, नेक्स्ट लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ऐसी लिपि जो दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखी जाती है, ऐसी लिपि को अपने क्या बोलते हैं, ब्रूस्टोफेदस या ब्रूस्टोफेडन की लिपि कहा जाता है। इस लिपि में भी ऐसे ही था। कैसे पता लगा कि ये ब्रूस्टोफेडन है? जो लिपि लिखी गई थी, देखो ऐसे 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 लिखी गई थी, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होते थे, यहाँ पे एंड होते ही अक्षर यहाँ से स्टार्ट हो गए थे दोबारा, फिर ऐसे 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 टर्न किया उन्होंने और यहाँ पे एंड, यानी कि राइट तरफ से लिखा जाता था, एंड यहाँ हो गया, यहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे उर्दू में कैसे ना अपने यहाँ ऐसे ऐसे लिखना करते हैं, ऐसे, फिर नेक्स्ट यहीं से लिखते हैं, इस तरह से। इसी वजह से इसको ब्रूस्टोफेडन लिपि कहा गया। ठीक है, इसके साथ इसको गोमूत्री भी बोला जाता है, गोमूत्री लिपि। ये आपके कीवर्ड्स हैं जो लिपि के नाम आ सकते हैं कि इस लिपि को किस किस नाम से बोला जाता है। ऑप्शन में अगर ये है तो ये सही करना है, ये है, आपको ये वर्ड याद होनी चाहिए कि किस नाम लिपि को क्या क्या नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे अपने कुछ वैज्ञानिकों को मोहरे भी मिली। मोहरे मतलब स्टैम्प, जैसे अपने स्टैम्प पेपर पर स्टैम्प लगाते हैं वैसे उस काल के अंदर कुछ मोहरे भी मिली। सबसे पहले ये पता होना चाहिए मोहरे किन चीजों की बनी होती है। मोहरे बनी होती है 3 चीजों से। एक तो होती है अपनी चांदी से मिलकर बनी, प्लस सेल खड़ी से, सेल खड़ी धातु, प्लस एक कैल्साइट, कैल्साइट धातु। इन तीनों चीजों के मेल से क्या बनती थी, मोहरे। यहाँ पे जो मोहरे ज्यादातर बनी मिली है अपने को सेल खड़ी की मिली है सबसे ज्यादा। किसकी मिली है? सेल खड़ी की मिली है। ठीक है, और ये मोहरों का आकार भी पता होना चाहिए। मोहरों का आकार भी था 3 टाइप से। कैसा? पहला था वर्गाकार, सेकंड आयताकार की भी मोहरें मिली है। ठीक है, थर्ड वर्गाकार मिली है, आयताकार मिली है, 3 मोहरें मिली है, वर्गाकार मिली है, एक और से गई वृत्ताकार। अब अपने मोहरों का आकार का भी पता होना चाहिए। 3 आकार होते हैं, 3 आकार की मोहरें मिली है, वर्गाकार की भी मिली है, आयताकार भी मिली है और वृत्ताकार की मोहरें मिली है। सबसे ज्यादा जो मिली है वो वृत्ताकार की मोहरें मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में। ठीक है, इन मोहरों पे क्या था, कुछ न कुछ उत्कीर्ण भी था। उत्कीर्ण मतलब कुछ न कुछ लिखा हुआ था। जो मैंने आपको अभी बताया लिपि, यानी कुछ न कुछ लिखा था। वो अभी तक ये लिपि ऐसी लिपि है जो पढ़ी नहीं गई है, सिर्फ समझी गई है। ओनली ऑन कुछ न कुछ लिखा हुआ है, उसको क्या नाम दिया था उन्होंने? लिपि दिया था। अब वो लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है क्योंकि वो कैसी है, कुछ इस तरह से लिखी हुई है, कुछ ऐसे यानी कि बहुत ही अजीब सी लिखी हुई है, अपने को अभी तक पढ़ी नहीं गई। जिस दिन ये पढ़ी गई थी तो अपना इतिहास और भी इंटरेस्टिंग हो सकता है, उसका पता लग सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर क्या क्या चीजें और थी। ठीक है, ये बताती है। अब आगे आपको मैं बताती हूँ सिंधु घाटी की जो सभ्यता की जो लिपि है
वो मोस्टली अपने को कहाँ से साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा के स्थल जो मैंने बताया था, सिंधु घाटी का जो पहला स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा था। वहां पे एक कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान बना हुआ है, उसको नाम दिया था एच, उसको नाम दिया था एच। वहां से इस लिपि या मोहरों की खोज की गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने कि हड़प्पा सभ्यता में भी क्या क्या चीजें थी और क्या क्या चीजें और मिली हैं, उनका कृषि कैसा था, उनका व्यवसाय कैसा था, आगे आपको समझाऊंगी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल खोजा गया था वो क्या था? हड़प्पा था। कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा की मैंने बताया खोज कब की गई थी? 1921 में। कहां पे? दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। उसके बाद दो और वैज्ञानिक आए जिन्होंने अलग अलग समय में और इसकी खोज की और इसके वहां से स्थल खोजे और वहां से और भी चीजें निकाली। वो कौन कौन थे? फर्स्ट थे माधव स्वरूप जी। कब आए? 1926 में। पहले थे माधव स्वरूप जी। दूसरे वैज्ञानिक थे व्हीलर, जिन्होंने 20 सालों के बाद 1946 में हड़प्पा सभ्यता के बारे में और भी खोजबीन की और भी चीजें निकाल के लाए। ठीक है, बता दिया। हड़प्पा सभ्यता वैसे तो 1926 में किसको श्रेय जाता है? दयाराम साहनी को जाता है। उसके बाद और वैज्ञानिक आते रहे। कौन आए थे? 1926 में आए थे माधव स्वरूप जी। फिर व्हीलर नाम के वैज्ञानिक 1946 में आए। इन्होंने भी अपने अपने तरीकों से खोज की और हड़प्पा सभ्यता में और चीजें निकाली। उन्होंने ये भी बताया कि हड़प्पा सभ्यता में एक स्त्री बनी हुई थी। क्या था? एक स्त्री, जो अपने को एक साक्ष्य मिला है, मिट्टी की बनी हुई थी। उसमें क्या था? एक स्त्री बनी थी और स्त्री के गर्भ से क्या? एक पेड़ निकलता हुआ दिखाया गया है। उससे ये मालूम होता है, यहाँ के वैज्ञानिकों ने यह अंदाजा लगाया कि वहां पे क्या थी? मातृशक्ति यानी कि लेडीज को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था। ठीक है, अब आपने ये सिर्फ अनुमान लगाया है, प्रमाणित नहीं हुआ है, सिर्फ अनुमान लगाया गया क्योंकि वहां पे और भी ऑलमोस्ट कितनी लेडीज की यानी कि स्त्रियों की ही शक्तियां, स्त्रियों की ही मूर्तियां मिली है, देवियों की। इससे यहाँ पता लगता है कि वहां पे क्या था? मातृशक्ति की प्रधानता थी। अब अपने हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में बताते हैं। नगर नियोजन यानी कि हड़प्पा सभ्यता थी, तो वहां पे लोग तो रहते हैं, अपने जैसी ही सभ्यता थी। उस समय की सभ्यता अपने जैसे ही बहुत ही सुंदर और अच्छी सुव्यवस्थित सभ्यता थी, क्योंकि खोज से पता लगा है कि वहां पे घर बने हुए थे। और घर कैसे बने हुए थे? जैसे ये है, ये तो मेन सड़क है, उसके बाद ये, ठीक है, यहाँ मकान बने हुए हैं ऐसे, कैसे बने हुए? ऐसे मकान बने हुए हैं आमने सामने, यानी कि बहुत ही अरेंज करके बनाया गया है। इस तरह के घरों के जो थी बनावट को देखकर उसको क्या कहा गया? ग्रिड पद्धति के अकॉर्डिंग, यानी कि ऐसे ग्रिड से बने हुए हैं ऐसे। तो इस तरह से जो घरों की आकृतियों की बनावट देखी तो उस हिसाब से बताया गया कि वहां का घरों का नियोजन यानी कि घर कैसे बने हुए थे, वहां पे नगर नियोजन कैसा था, सुव्यवस्थित था और ग्रिड पद्धति से था। और इनका मेन बात जो ये है, उनके जो गेट होते थे, मेन गेट, वो कैसे खुलते थे? आमने सामने खुलते थे, एक घर के सामने। ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन है लोथल। वहां के जो घर मिले थे वो मेन आमने सामने ना खुल के पीछे की ओर खुलते थे, यानी कि मेन गेट जो होता है, मेन जो सड़क होती है वहां उसकी तरफ खुलते थे। ठीक है, नगर नियोजन, अब देखो घर है, घरों में रहते हैं, अपने भी मकान बने, तो सभी कुछ अरेंजमेंट हुआ है। यानी कि घरों में क्या क्या है?
नालियाँ भी बनी हुई थी, पानी की व्यवस्था भी हुई, खान पान सब कुछ आगे अपने यही डिस्कस करते आ रहे हैं। ठीक है, नगर नियोजन था। उसके बाद यहाँ पे कुछ साक्ष्य मिले हैं नालियों के, नालियों के भी साक्ष्य मिले हैं। नालियाँ इतनी सुंदर बनी हुई थी, पक्की ईंटों की बनी हुई थी, और वहां से ऐसे लगता है उनको उत्खननकर्ता ने बताया है कि उनको देख के ऐसे लगता है जैसे कि पानी निकासी की वैसे व्यवस्था की गई जैसे अपने घरों में। और उनमें ऐसा है कि उन्होंने गंदे पानी निकालने के लिए भी अलग से मार्ग निकाला रखा हुआ था। ठीक है, उनकी नालियाँ भी बहुत अच्छी तरह से थी, ठीक है, बनी हुई थी, पक्की थी, सुव्यवस्थित थी। नगर नियोजन के बाद अपने घरों के बारे में बात करते हैं। घरों में आगे देखा तो उधर घरों में आगे देखा तो पानी निकासी के लिए, पानी को निकालने के लिए क्या बनी हुई थी, नालियां भी बनी हुई थी। क्या बनी हुई थी, नालियां। वो भी नालियां ऐसे सुव्यवस्थित बनी हुई थी, अच्छी बनी हुई थी, एकदम साफ ईंटों से बनी हुई थी। ठीक है, और पानी निकाला, उसके बाद अपनों ने पानी देख लिया, उसके बाद अपने देखते हैं लोग काम क्या करेंगे। कृषि को ज्यादा प्रधानता थी वहाँ। लोग क्या करते थे, कृषि पे क्यों देते थे, क्योंकि वहाँ पे, क्योंकि ये जो सभ्यता है हमें कहाँ पे बसी हुई है, नदी के किनारे बसी हुई है, तो पानी की ज्यादा वहाँ पे अवेलेबिलिटी है। उसी वजह से वो लोग ज्यादा किसको प्रेफरेंस देते थे, कृषि पे, क्योंकि कृषि को करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए पानी चाहिए। कृषि के अंदर आ गया खेती। अब लोग क्या करेंगे, किस चीज की, लोग मुख्यतः दो टाइप की अपने अनाज बोते थे, जो कि था गेहूं और जौ। ये दो के साक्ष्य मिले, किसके, गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। ये दो ही टाइप की अनाजों का वो खेती करते थे, गेहूं और जौ का क्योंकि इनमें क्या होता, पानी की ज्यादा जरूरत होती थी और पानी यहाँ पे इनके पास काफी था। तो ये इनकी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है अपनी कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले गेहूं और जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से मिले, सबसे पहले यहाँ मिले थे। ठीक है, और आगे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रही हूँ, आगे आगे आएगा तो भी बता दूंगी। उत्तम किस्म का जौ कहाँ से मिला है, अपने को लोथल से मिला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लोग खेती वगैरह करते थे, तो वहां पे खेती में क्या होती है, जमीन। क्या होती है, जमीन यानी कि धरती। तो धरती को लोग क्या मानते थे, एक तरह की माता मानते थे, क्योंकि वो उर्वरता की देवी कहा जाता था। और धरती पे माता, यानी कि इन चीजों को देखकर ऐसे पता लगता है कि वहां के उस टाइम के समय के लोग ज्यादा कैसे थे, यानी कि प्रकृति को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, प्रकृति को ही देवी मानते थे। जो जो चीजें मौजूद थी उनकी ज्यादा प्रेफरेंस देते थे। अपनी तरह नहीं है कि चलो पत्थर रखा हुआ है तो उसको भी भगवान मान लिया, ठीक है, चलो आज ये कर लिए, मंत्र कर लिए, ये कर लिए, नहीं। वहाँ के जो लोग थे, प्राकृतिक चीजों से जो चीजें मिलती है उन चीजों को वो ज्यादा महत्व देते थे। उनका कुदरती चीजों में ही विश्वास था, जैसे पानी हो गया, पेड़ हो गए, ठीक है, पानी, पेड़, वायु, इस तरह के ऑक्सीजन, इन चीजों को क्या करते थे, ज्यादा विश्वास रखते थे उन चीजों में, तो उनको वो हानि नहीं पहुंचाते थे। और वो सभ्यता थी, वो बहुत ही विकसित थी और अच्छी भी व्यवस्थित सभ्यता थी। ठीक है, उसके बाद वहां पे कुछ अपने को शिव पूजा, यानी कि एक ही शिवलिंग, ओनली शिवलिंग का एक, शिव भगवान की एक ही मूर्ति मिली है, शिवलिंग मिला है। मंदिर वगैरह कुछ भी नहीं मिले, मंदिर वगैरह के साक्ष्य नहीं मिले, तो अपने कह नहीं सकते कि वहां पे मंदिर भी हुआ करते थे, बस मूर्तियां मिली हैं। और वो मैंने आपको पीछे बताया था, ज्यादातर मूर्तियां किसकी मिली हैं, मातृशक्ति की। ठीक है, उससे पता लगा सकते थे वहां पे कौन सी सत्ता थी, मातृदत्तम सत्ता थी। आगे सिंधु घाटी सभ्यता में आगे देखा उन्होंने कि वहां पे एक चबूतरा भी बना हुआ है। वहां पे क्या, नगर देख लिए, घर देख लिए, प्रणालियां देख ली, खेती बाड़ी देख ली, तो वहां देखा आगे एक क्या बना हुआ है, चबूतरा बना हुआ है। चबूतरे में ऐसे क्या है, पैड़ियां बनी हुई है। उस चबूतरे में क्या मिला है, वहां पे जैसे अब आपको सीक्वेंस याद कराती हूँ, पहले घर देख लिया, घर गए, घरों में अपने चीजें देख ली, घर के लोग क्या काम करेंगे, अब खेती बाड़ी करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, खेती बाड़ी किसकी करेंगे, अपने गेहूं की, और किसकी, जौ की। ठीक है, अब गेहूं जो आ गया पीस के, उसके बाद औरतें ऐसे थोड़ी है सीधा खा ली, उसको छानती है, साफ भी करती है, पिसाई भी करती है, ये सारे काम औरतें यहाँ होती है।
वहां की महिलाएं क्या करती थी, यहाँ चबूतरे पे गेहूं जो साफ करती थी, क्योंकि वहां पे कुछ इस तरह से शख्स है, गेहूं जो साफ कर दिया, कुछ जितना भी था यूज कर लिया घरों में। अब कुछ बेचेंगे भी तो सही, बेचने जाएंगे, व्यापार करेंगे, ऐसे थोड़ी है घर पे सारा कुछ रखने फिर खाएंगे का। वो क्या करने चाहेंगे, अब व्यापार करने जाएंगे। व्यापार के भी शख्स मिले, क्योंकि मैंने आपको बताया सभी घाटियां कहाँ विकसित थी, सब नदी के किनारे, ठीक है। वहां पर नाव के भी शख्स थे, वहां पे नाव के शख्स थे, तो इसका मतलब लोग वहां पे क्या करते थे, लेन देन करते थे। और लेन देन कैसे करते थे, एक वस्तु के बदले वो दूसरी वस्तु का ही लेन देन करते थे। ये चीज लेनी है तो वो उसके बदले में दूसरी चीजें उन्होंने दे दी, इस तरह से उनका लेन देन हुआ करता। इस प्रकार अपनों ने सिंधु घाटी सभ्यता के अपनों ने घर नियोजन यानी नगर नियोजन देख लिया, नालियां देख ली, उनकी खेती बाड़ी देख ली, उनका किस तरह से सत्ता ज्यादा थी वो देख ली, और वहां पे कौन कौन सी लिपियां थी ये चीजें देख ली। एक और क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक पशु जिसका कोई भी साक्ष्य नहीं मिले, ये क्वेश्चन आता है, कौन सा है जिसके कोई भी साक्ष्य नहीं मिले, वो है घोड़ा। अभी तक कोई भी साक्ष्य नहीं मिले, बट कुछ 3 जगह है जहां पे, आगे मैं आगे बताऊंगी, 3 जगह है जहां पे थोड़े थोड़े वहां पे उनके क्या अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं, घोड़े के अस्थियां मिली है। कहाँ का, मोहनजोदड़ो, सेकेंड लोथल, बताया घोड़ों के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। पहला था मोहनजोदड़ो, सेकेंड है लोथल, और थर्ड है, थर्ड की नहीं हो, सुतको लिख दो। फर्स्ट मोहनजोदड़ो, सेकेंड लोथल, थर्ड है सुतको। बस यहाँ पे घोड़ों के अवशेष मिले हैं। और इस सभ्यता क्या कैसे अंत हुआ होगा, इसका भी कोई प्रमाणिक नहीं हुआ है, बिकॉज अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। तो कुछ लोग मानते हैं इस सभ्यता का अंत किस वजह से हुआ है, जलवायु परिवर्तन से, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं बाढ़ आई होगी, क्योंकि नदी किनारे है, बाढ़ आई होगी इस वजह से। कुछ लोग कहते हैं भूकंप, क्योंकि कुछ जगह पे हड़प्पा में भूकंप के भी अवशेष हैं। अब भूकंप के अवशेष मिले, ये अपनी होगी सिंधु घाटी सभ्यता के पहला स्थल हो जाएगा जो कि था हड़प्पा। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो नेक्स्ट स्थल खोजे गए थे, जैसे मोहनजोदड़ो, चौहंदड़ो, लोथल, बनमाली, ऐसे और भी सभ्यताएं, ऐसे और भी स्थल हैं जो खोजे गए थे, वो नेक्स्ट वीडियोस में अपने डिस्क्राइब करेंगे। इस चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप लोगों को जनरल साइंस की भी क्लासेस लगानी है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जनरल साइंस की भी क्लासेस अवेलेबल है जो कि अनंत सर के द्वारा दी जा रही है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।